यदि क्वेश्चन कई बार आपका आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे कि कौन सा आंसर आएगा, है ना। आईटीआई इस तरह के जो एग्जाम होते हैं बहुत ईजी होते हैं, और यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं ये तो बहुत आईटीआई से ज्यादा लेवल का पढ़ाते हैं, है ना, कि यदि आपके ज्यादा लेवल के भी कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो भी आसानी से बन जाए। तो बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगातार क्लास आना है ना, मिस मत करिए क्लास को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज पढ़ेंगे यहाँ पे स्लिप। तो हेडिंग डालिएगा स्लिप। तो ये स्लिप का क्या मतलब होता है? तो कल हमने देखा था इसके कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखे थे कल, है ना। तो उस कार्य के सिद्धांत में, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हमने क्या देखा था कि जो इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर को जब हम सप्लाई दिए, ठीक, तो यहां पे क्या उत्पन्न हुई? सिंक्रोनस स्पीड में, तुल्यकालिक गति में घूमती हुई फ्लक्स उत्पन्न हुई। और हमारा जो रोटर है वो रोटर भी क्या कर रहा है? उसी दिशा में घूम रहा है। तो दोनों की स्पीड में हमेशा क्या रहता है? अंतर। किसकी स्पीड ज्यादा रहती है? तो सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? रोटर की तुलना में। तो हमने पढ़ा था कि इंडक्शन मोटर को हम क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, क्योंकि इसकी गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों की गति का जो अंतर है उसको हमने क्या बोला था? स्लिप गति बोले थे। तो हमने लिखा था कल यहाँ पे कि जो फ्लक्स, कौन सी फ्लक्स? स्टेटर फ्लक्स। स्टेटर फ्लक्स की फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिवाह। तो स्टेटर फ्लक्स यानी स्टेटर अभिवाह की तुल्यकालिक गति, इसकी गति को क्या बोलते हैं हम? तुल्यकालिक गति। तो स्टेटर फ्लक्स की तुल्यकालिक गति, जिसको हमने किससे दर्शाया था? यहाँ पे NS से दर्शाया। और दूसरा हमने देखा रोटर की गति। तो जो रोटर की गति है इसको हमने किससे दर्शाया था? यहाँ पे NR से। का अंतर, इन दोनों के अंतर को हमने क्या बोला था? स्लिप गति बोला था। तो इसको बोला था हमने स्लिप स्पीड या स्लिप गति। तो यहां पे देखेंगे कि जो हमारे पास में ये स्लिप गति है, इन दोनों का अंतर क्या कहलाया? स्लिप गति कहलाया, ठीक। अभी जो स्लिप गति है, यदि इस स्लिप गति को हम क्या करेंगे? तुल्यकालिक गति से भाग दे देंगे, तो इनका जो अनुपात है उसको क्या बोलेंगे? स्लिप बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेटर फ्लक्स की तुल्यकालिक गति और रोटर की गति का अंतर क्या कहलाता है? स्लिप गति कहलाता है। तो इसको हम यहाँ पे स्लिप गति बोलते हैं। यहाँ पे को तुल्यकालिक गति के अनुपात में व्यक्त करने पर स्लिप प्राप्त होती है। तो हमको जो स्लिप है इसको S से दर्शाते हैं, स्लिप प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया सबको कि हमने बोला यहाँ पे कि ये स्लिप स्पीड है, हिंदी में लिख देता हूं कि ये स्लिप गति है। तो स्लिप गति को हमने क्या बोला? NS - NR।
तो ये स्लिप गति है। इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? चक्र प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो ये जो स्लिप गति है, इस स्लिप गति को यदि हम, तो जो स्लिप गति है, इस स्लिप गति को यदि हम किससे भाग दे देंगे? यहाँ पे तुल्यकालिक गति से भाग दे देंगे। तो इनका जो अनुपात है, इसके अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्लिप बोलेंगे। तो ये कहलाता है यहाँ पे स्लिप। तो स्लिप को किस दर्शाते हैं? स्मॉल एस से दर्शाया जाता है इसको। तो ये मोटर की क्या कहलाती है? स्लिप कहलाती है। तो स्लिप का क्या बन गया? ये सूत्र बन गया। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसको किसमें व्यक्त करते हो? चक्र प्रति सेकंड में। तो कल हम पढ़े थे कि इसको हम किसमें व्यक्त करते हैं? तो चक्र प्रति सेकंड में इसको व्यक्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आरपीएस। ठीक, और इसको भी आरपीएस हम व्यक्त करेंगे तो आरपीएस बटा आरपीएस दोनों कट जाएगा, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसकी स्लिप का सूत्र यहां पे हो गया। इतना समझ में आया? अब यदि इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्रतिशत स्लिप बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत स्लिप यदि आपको प्राप्त करना है तो प्रतिशत स्लिप प्राप्त करने के लिए इसे 100 से गुणा करते हैं। तो मैथ्स पढ़े ही हो आप लोग, तो मैथ्स में आप लोग पढ़े हो ना प्रतिशत। तो प्रतिशत यदि आपको निकालना है तो 100 से क्या कर दोगे? उसको गुणा कर दोगे। तो यदि बोलता है कि प्रतिशत स्लिप क्या है, तो हम यहां पे बोलेंगे NS माइनस NR बटा NS और गुणित क्या हो जाएगा? 100। तो ये अब सूत्र बन गया किसका? प्रतिशत स्लिप का। तो क्वेश्चन में देखोगे स्लिप बोला है कि प्रतिशत स्लिप बोला है? प्रतिशत स्लिप बोला है तो ये निकालना पड़ेगा, और स्लिप बोला है तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक, अब यदि मान लीजिए स्लिप को हमने प्रतिशत में कैसे बदला? स्लिप को प्रतिशत में कैसे बदले? तो 100 से गुणा किए। तो यदि वापस प्रतिशत को स्लिप में बदलना है तो क्या करोगे? भाग दे दोगे। समझ में आ गया? तो यदि बोलता है कि मान लो इस प्रकार से बोलता है कि यदि ऐसा बोलता है कि यदि प्रतिशत स्लिप का मान 4% है तो स्लिप का मान स्लिप का मान क्या होगा? ठीक है, तो प्रतिशत स्लिप का मान कितना है? 4% है। तो स्लिप का मान क्या होगा? तो स्लिप का मान हम लिखेंगे 4/100 बराबर क्या होगा? 0.04। तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो स्लिप का मान, तो स्लिप यानी क्या हो गया? S, इसका मान। तो क्या लिखोगे? 4/100, तो कितना हो जाएगा? 0.04। समझ में आ गया सबको कि स्लिप को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा किए, तो वापस उल्टा करना है, प्रतिशत को वापस स्लिप में ले जाना है, तो 100 से उसको भाग दे देंगे। ठीक, अब जो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है, ठीक है, ये जो हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे है, तो इस सूत्र में यदि कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो यदि ये दोनों आपको पता है, ये दोनों का मान पता है, तो क्या निकाल सकते हो आप? स्लिप निकाल सकते हो, या प्रतिशत स्लिप 100 से गुणा करके निकाल सकते हो। यदि ये आपको पता है, ठीक, और तुल्यकाली गति पता है, तो क्या निकाल सकते हो? रोटर की गति निकाल सकते हो। और यदि तुल्यकाली रोटर की गति पता है, ठीक है,
तो वैसे निकालने बोलता है तो स्लिप निकालने बोलेगा या रोटर की गति। तुल्यकालिक गति के लिए तो हम अलग से सूत्र यूज करते हैं। तो ये तुल्यकालिक गति निकालनी तो कैसे निकालोगे? तो यदि हमको तुल्यकालिक गति निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो ये तुल्यकालिक गति का सूत्र कल मैंने लिखवाया था आपको, ये तुल्यकालिक गति का सूत्र है। तो यदि तुल्यकालिक गति की गणना करनी है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इस सूत्र से हम तुल्यकालिक गति की गणना कर लेंगे। आया समझ में? तो तुल्यकालिक गति की गणना इससे कर लोगे आप, ठीक। तुल्यकालिक गति आपको मिल जाएगी, रोटर की गति पता है तो क्या निकाल लोगे? इससे आगे बात समझ में। और यदि तुल्यकालिक गति आपको पता है उससे गणना कर लिए, रोटर की गति भी पता है तो क्या निकाल लेंगे? स्लिप। अभी बात समझ में। अब यहां पे देखिए कि उसी सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यदि हमको रोटर की गति निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे तुल्यकालिक गति माइनस क्या लिख देंगे? स्लिप। तो ये भी एक सूत्र बन जाता है और इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे तो रोटर की गति आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रोटर की गति को निकालने का ये आपके पास में एक बेहतरीन सूत्र हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्लिप रखोगे, क्या इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो ये प्रतिशत स्लिप नहीं है। तो ये कौन सी स्लिप है? ये वाली स्लिप है। तो यदि आपको स्लिप प्रतिशत में दी हुई है तो उसको किस में बदलना पड़ेगा? आपको स्लिप में बदलना पड़ेगा और उसको बदल के फिर यहां रख दोगे, तुल्यकालिक गति से गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगी? आपको रोटर की गति मिल जाएगी, ठीक। अब यहां पे जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इस इंडक्शन मोटर में जो स्लिप है इसका मान क्या होता है? ये किस पर निर्भर करती है और इसका क्या प्रभाव मोटर पर होता है? तो यदि उसको यहां पे हम समझें कि इसमें जो स्लिप होती है, ठीक, वो किस पर निर्भर करती है? भार पर निर्भर करती है, यानी कि लोड पर निर्भर करती है। तो हम बोलेंगे कि प्रेरण मोटर में, क्या बोलोगे आप? प्रेरण मोटर में स्लिप भार यानी लोड के, तो यहां लिख देता हूं लोड के अनुक्रमानुपाती, लोड के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो समझ में आएगी? तो इसका क्या मतलब है कि जो स्लिप है वो लोड के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो स्लिप किसके अनुक्रमानुपाती है? यहाँ पे लोड के, यानी कि भार के ये अनुक्रमानुपाती है। तो भार बढ़ेगा तो स्लिप बढ़ेगी और भार घटेगा तो स्लिप घटेगी, ठीक। अब दूसरा, यदि हम देखें कि जो स्लिप बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो यदि स्लिप बढ़ेगी तो मोटर की गति क्या होगी? घट जाएगी। स्लिप बढ़ेगी तो मोटर की गति क्या होगी? घट जाएगी। और स्लिप घटेगी तो मोटर की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि स्लिप बढ़ने पर मोटर की गति, स्लिप बढ़ने पर मोटर की गति घटती है तथा स्लिप घटने पर मोटर की गति बढ़ती है। समझ में आ गया? तो क्या बोल रहा है ये कि यदि स्लिप बढ़ेगी तो मोटर की जो गति है वो क्या होगी? घट जाएगी।
और यदि स्लिप घटेगी तो मोटर की जो गति है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये बता रहा है कि स्लिप का गति पर क्या प्रभाव होता है। तो स्लिप बढ़ने से गति घटती है और स्लिप घटने पर गति बढ़ती है। क्लियर है सबको? अब इसके बाद में जो स्लिप होती है ना, ये शून्य भार पर कितनी होती है और पूर्ण भार पर कितनी होती है। तो यदि देखेंगे कि शून्य भार पर, तो शून्य भार का मतलब क्या हो गया, नो लोड। तो शून्य भार का मतलब हो गया यहां पे नो लोड। तो नो लोड पर प्रेरण मोटर की स्लिप का मान 1 से कम होता है। ठीक, तो समझ में आया? तो शून्य भार पर यदि आपका शून्य भार है तो इस पर जो स्लिप है वो क्या होगी, यहां पे 1 से कम रहेगी। एक मत लिखो, 1% लिख दो, 1% ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे पढ़ेंगे इसको। 1% से क्या होती है, कम होती है। तो शून्य भार पर स्लिप जो होती है उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो 1% से कम होती है। एक बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य भार पर स्लिप का मान कितना होता है, तो लेस देन 1% होता है, 1% से कम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि शून्य भार पर स्लिप का मान क्या होता है, 1% से कम होता है, ठीक है। और भार बढ़ाने पर स्लिप क्या होती है, बढ़ती है। अभी पढ़े हो, स्लिप भार की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो भार बढ़ाने पर स्लिप क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो लिखियो ना, भार बढ़ाने पर स्लिप बढ़ेगी। तो भार बढ़ाने पर मोटर की गति क्या होती है, घटती है। तो यदि भार बढ़ाओगे तो स्लिप बढ़ेगी, स्लिप बढ़ेगी तो गति क्या होगी, वहां पे घट जाएगी, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि भार बढ़ाओगे तो स्लिप बढ़ेगी, भार घटाओगे तो स्लिप घटेगी। तो भार बढ़ाने पर स्लिप क्या होती है, बढ़ती है। और यदि स्लिप बढ़ती है तो मोटर की गति क्या होती है, घटती है। और स्लिप यदि घटती है तो मोटर की गति क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आया ये? तो शून्य भार पर स्लिप का मान क्या होता है, 1% से कम होता है। और भार बढ़ाने पर स्लिप क्या होती है, बढ़ती है। तो हम बोलेंगे भार बढ़ाने पर स्लिप बढ़ती है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो फिर पूर्ण भार पर स्लिप का मान कितना होगा, तो पूर्ण भार पर स्लिप का मान 3% से 4% होता है। तो पूर्ण भार पर स्लिप का मान लगभग कितना होगा आपका, 3% से 4% यहां पर रहेगा, ठीक है ना। अब यदि बोलता है कि जब मोटर रुकी हुई अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उसको स्टैंड स्टिल कंडीशन भी बोला जाता है, कि उस समय स्लिप का मान कितना होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। तो यहां पे बोलेगा कि स्थिर अवस्था, रोटर रुका हुआ है, स्थिर अवस्था मतलब रोटर रुका हुआ है, या इसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन।
तो आप क्या बोल सकते हो, विराम अवस्था बोल सकते हो, स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक, या स्टार्टिंग के समय बोल सकते हो। तो क्या क्या बोल सकता है, स्थिर अवस्था, विराम अवस्था, स्टैंड स्टिल कंडीशन, या बोल सकता है स्टार्टिंग यानी प्रारंभ। तो स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान क्या होता है? स्लिप को क्या बोल सकता है हिंदी में? फिसलन है ना, याद रखना, गूगल ट्रांसलेट करेगा तो क्या बोल देगा, फिसलन। तो स्लिप जो होती है, तो स्लिप का मान कितना यहां पे होता है? तो स्थिर अवस्था में, स्टैंडिंग कंडीशन में या स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान 1 या 100%, प्रतिशत में बोलेंगे तो 100% होता है। बात समझ आई? तो स्टार्टिंग के समय में स्लिप का मान कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा या 100% होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे सूत्र देखा है ना ये, तो इस सूत्र में हमने क्या लिखा, NS माइनस NR बटा NS। तो स्टार्टिंग के समय रोटर की गति क्या होगी, 0 होगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, NS बटा NS, काट दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग के समय जब मोटर को स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी स्पीड क्या होगी, मोटर की 0 होगी ना, घूम थोड़ी रहा है, घूम रहा होता तो क्यों स्टार्ट करते हैं उसको, हैं? तो स्टार्टिंग के समय में मोटर की गति क्या होगी, 0 होगी। तो रोटर की गति 0 होगी तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, वहां पे 1 हो जाएगा। अब यदि यहां पे देखिए इसके बाद में कि स्लिप का मान 0 कब होगा, तो जब रोटर की गति क्या होगी, तुल्यकाली होगी, है ना। मोटर अपने आप नहीं घूमती है तुल्यकाली गति में, लेकिन किसी कारणवश यदि मोटर की रोटर की गति किसके बराबर हो जाएगी, तुल्यकाली गति के बराबर हो जाएगी, तो स्लिप का मान क्या होगा, वहां पे 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यदि रोटर की गति तुल्यकाली गति के बराबर हो जाए तो स्लिप का मान शून्य होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं स्लिप का मान 0 होता है। ठीक, तो कैसे होता है ये? तो यदि हम देखें कि स्लिप का जो सूत्र है, ये क्या है यहां पे, NS माइनस NR बटा NS है। तो जो रोटर है उसकी गति क्या बोल रहे हैं, तुल्यकाली हो जाएगी। तो यदि ये भी तुल्यकाली हो गया, यानी कि ये भी NS हो गया, तो NS माइनस NS क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी 0 को किसी से भी भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आ गया? तो यदि रोटर की गति किसके बराबर हो गई है, तुल्यकाली गति के बराबर हो गई है, तो रोटर की गति किसके बराबर हो गई है, तुल्यकाली, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 0 आएगा ना भाई। तो 0 आएगा तो स्लिप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आया समझ में? तो ये सब याद रखना है ना, ये सब शर्तें पूछता है एग्जाम में, बहुत बार आती हैं, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यदि बोलेगा कि स्लिप का जो मान है वो ऋणात्मक कब होगा, स्लिप का मान ऋणात्मक कब होगा, तो यदि रोटर की गति तुल्यकाली गति से भी ज्यादा बढ़ जाए, तो वैसे तो बढ़ती नहीं है मोटर में, लेकिन किसी कारणवश रोटर की गति क्या हो जाएगी, तुल्यकाली गति से ज्यादा हो जाएगी,
तो जैसे कि मान लो ऐसे गाड़ी नीचे आ रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है ना, तो हमने पढ़ा था ना रीजनरेशन वहां पे होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में पढ़े थे, ओवरहॉलिंग लोड बोलते हैं उसको डीसी मोटर में। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो लोड की गति है वो मोटर की गति से बढ़ जाती है। तो लोड किसको घुमाता है, मोटर को घुमाता है। तो यदि लिफ्ट नीचे आ रही है या क्रेन से सामान नीचे आ रहा है या फिर कोई गाड़ी ढलान में जा रही है, ठीक है, तो गुरुत्व के कारण गति क्या होती है, वहां पे बढ़ जाती है। या फिर हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसमें हमने प्राइम मूवर लगा दिया है और प्राइम मूवर लगा के उसको हम घुमा रहे हैं और उसकी गति को हमने किससे ज्यादा कर दिया है, तुल्यकालिक गति से ज्यादा कर दिया है। तो यदि रोटर की गति सिंक्रोनस गति से या तुल्यकालिक गति से ज्यादा हो जाती है तभी स्लिप का मान क्या आता है, वहां पे ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि जो स्लिप है ये क्या है, NS माइनस NR बटा NS है। तो मान लो आपकी तुल्यकालिक गति है 1000, रोटर की गति ज्यादा हो जाती है, रोटर की गति कितनी हो जाती है, 1100 हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा ना, तो इसको भाग दे दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -0. तो ये स्लिप की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लिप की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ऋणात्मक आ गई। तो कब आती है, जब रोटर की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में जो हमारी प्रेरण मोटर है वो एक प्रेरण जनरेटर की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारी प्रेरण मोटर कैसे कार्य करती है, एक प्रेरण जनरेटर की तरह कार्य करती है, इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करती है। तो पूछेगा कि जब इंडक्शन मोटर एक इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करती है तो स्लिप का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। स्लिप का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यदि रोटर की गति, यदि रोटर की गति तुल्यकालिक गति से यानी सिंक्रोनस गति से अधिक हो जाए तो स्लिप का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो स्लिप का मान ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, इस स्थिति में मोटर एक प्रेरण जनरेटर की तरह कार्य करती है। तो इस स्थिति में मोटर जो है वो कैसे कार्य करती है, एक प्रेरण जनरेटर की तरह कार्य करती है। आई बात सुनो। अब यहां पे क्या होता है, देखिए जैसे ये मोटर है हमारी, मोटर को हमने सप्लाई दी यहाँ पे R, Y और B ऐसा सप्लाई दी। तो जो मोटर है इसका रोटर घूम रहा है, सिंक्रोनस फ्लक्स से घूम रही है, दोनों घूम रहे हैं। अब रनिंग अवस्था में यदि इसकी सप्लाई के किन्हीं दो टर्मिनल को परस्पर बदल दें, ठीक है, तो जैसे ही बदलेंगे उस क्षण पर स्लिप का मान कितना होगा, तो उस क्षण पर स्लिप का मान क्या हो जाता है, 1 से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो स्लिप का मान क्या हो जाता है वहां पे, 2 - S हो जाता है। तो इस समय जो मोटर है उसमें क्या उत्पन्न होता है, ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ब्रेकिंग टॉर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यदि बोलता है यहां पे
कि रनिंग अवस्था में प्रेरण मोटर कौन सी पढ़ रहे हो? 3 फेज है ना, तो आपको याद है, नहीं तो लिख देता हूं यहां पे 3 फेज प्रेरण मोटर के किन्हीं दो सप्लाई टर्मिनल को परस्पर बदलने पर स्लिप का मान 2 - s हो जाता है। तो स्लिप का मान जो है 2 - s हो जाता है। इसे प्लगिंग ब्रेकिंग कहते हैं। तो इसको क्या कहते हो आप? प्लगिंग ब्रेकिंग, इसको हम यहाँ पे कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हो आप? प्लगिंग ब्रेकिंग इसको कहते हैं। तो अलग अलग स्थिति में स्लिप का मान कितना होता है? तो आपको पूछेगा कि प्रेरण मोटर में अलग अलग स्थितियों में स्लिप का मान कितना होता है। तो इस क्लियर दिख रहा है ना, 2 - s अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो 2 - s, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे कि आपको क्या बोलेगा यहाँ पे कि स्लिप का मान अलग अलग क्या होता है। तो हमारी प्रेरण मोटर जो है ना 3 प्रकार से काम करती है। एक मोटर की तरह काम कर सकती है, एक जनरेटर की तरह काम कर सकती है, और एक टॉर्क उसमें जो होता है ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। तो 3 स्थितियां वहां पे होती हैं, ठीक है। तो जब हमारी मोटर जो है, मोटर कार्य करती है, तो हमारी मोटर क्या कर रही है? मोटर का कार्य कर रही है। तो जब ये मोटर का कार्य कर रही है तो इसमें स्लिप का मान यहां पे कितना होगा? तो जो स्लिप का मान होता है वो 1 से क्या होता है यहां पे? कम, लेकिन 0 से क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। तो स्लिप का मान क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा? यहां पे कम होगा, ठीक है। 0 नहीं रहेगी मोटरिंग कार्य में। 0 मतलब तुल्यकालिक गति। तो 0 से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, जैसे 1%, 2%, ठीक। लेकिन 1 नहीं रहेगी, 1 होती है तो रुक जाती है, तो 1 से क्या रहेगी? कम रहेगी। यदि हमारी मोटर जो है उसमें कार्य हो रहा है किसकी तरह? जनरेटर। तो मोटर कैसे कार्य कर रही है? जनरेटर की तरह कार्य कर रही है। तो इस समय जो स्लिप है उसका मान यहां पे कितना होता है? तो स्लिप का मान जो होगा वो -1 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, लेकिन 0 से क्या रहेगा? कम रहेगा। -1 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, लेकिन 0 से क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। और यदि हमारी मोटर जो है उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? ब्रेक उत्पन्न हो रहा है। तो मोटर में यदि ब्रेकिंग कार्य हो रहा है तो ब्रेकिंग कार्य में स्लिप का जो मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आया? तो 1 से ज्यादा है स्लिप, 2 - s, तो 1 से ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये भी
याद रखिएगा कि अलग अलग कार्यों में स्लिप का मान क्या क्या होता है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? ऑनलाइन में कौन कौन कनेक्ट है? शिवम, पुरुषोत्तम, धर्मेंद्र, रवि, राकेश, राज, शैलेंद्र, जितेंद्र, नितिन, रविंद्र, संदीप, सतीश, नीलेश, देवराम, सुनीता। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, तो चलिए अब इससे संबंधित जो है ना क्वेश्चन यहां पे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक चीजें और देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, कि यहां पे देखेंगे कि स्थिर अवस्था में तो इसमें हेडिंग डालिएगा स्थिर अवस्था में रोटर धारा की आवृत्ति ईएमएफ यानी वोल्टेज लिख देते हैं, रोटर ईएमएफ विद्युत वाहक बल और रोटर प्रतिघात, तो इन सब का जो मान है वो स्थिर अवस्था में यहां पे क्या होता है। तो स्थिर अवस्था में रोटर धारा, रोटर की धारा क्या होती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है, रोटर की ईएमएफ कितनी होती है और रोटर का प्रतिघात कितना होता है। तो यहां पे अब देखिए, ये देखो यहां पे क्या होता है, जादू। तो अब यहां पे क्या जादू होगा, तो जैसे ही इस मोटर को, प्रेरण मोटर को हम 3 फेज सप्लाई देंगे, तो जैसे ही सप्लाई दोगे तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हो जाएगा, तुल्यकालिक गति में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अभी मोटर स्टार्ट है क्या, नहीं है, स्थिर अवस्था में। जैसे ही सप्लाई देंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, तुल्यकालिक गति में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, ऐसे आ गया। ठीक, अब ये तो तेजी से घूम रहा है, मान लो इसकी गति है 1000 आरपीएम और रोटर की गति क्या है, 0 है। तो इन दोनों की सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है, दोनों की गति का अंतर। तो दोनों की गति का अंतर कितना आ जाएगा अभी, तो स्थिर अवस्था में सिंक्रोनस फ्लक्स और रोटर दोनों की सापेक्ष गति कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके कारण रोटर में जो चालक तार होते हैं, इन चालक तार पे फ्लक्स के परिवर्तन की जो दर होती है ये भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो इसके कारण रोटर में प्रेरित ईएमएफ का मान भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो स्थिर अवस्था में रोटर में जो भी घटनाएं होंगी वो सबसे ज्यादा होंगी, उनका मान क्या होगा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो स्थिर अवस्था में रोटर में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। आगे बात समझ में, कारण क्या है, एक रुका हुआ है, दूसरा तेजी से घूम रहा है, तो बहुत कम समय में काट कर आगे निकल जाएगा। तेजी से कोई चल रहा है तो क्या है, उसको काटने में ज्यादा समय लगेगा क्या, कोई धीरे धीरे चल रहा है तो काटने में ज्यादा समय लगेगा, तेजी से चल रहा है तो काटने में कम समय लगाएगा। और यदि समय कम है फ्लक्स के पास में तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रोटर में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा। दूसरा, हमने पढ़ा कि हम इस प्रेरण मोटर की तुलना किससे करते हैं, किससे करते हैं उसकी तुलना, शुरू में पढ़े थे ना जी फर्स्ट क्लास में, प्रेरण मोटर की तुलना किससे करते हो, ट्रांसफार्मर से करते हो नहीं, तो ट्रांसफार्मर से करते हैं। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, यदि ट्रांसफार्मर को हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में कितनी आवृत्ति की वोल्टेज मिलती है, 50 हर्ट्ज मिलती है।
क्योंकि ये आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है। तो जब तक इसका रोटर रुका हुआ रहेगा तो ये ठीक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की भांति कार्य करेगा। तो इसके रोटर में जो ईएमएफ प्रेरित होगी उसका मान कितना होना चाहिए? 50 हर्ट्ज होना चाहिए। जैसा ट्रांसफार्मर में होता है वैसे यहां पे भी होगा। ठीक है, तो जब तक रोटर रुका हुआ है तब तक रोटर की आवृत्ति, रोटर में जो धारा उत्पन्न होगी, रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी, उसकी जो आवृत्ति है वो किसके बराबर होगी? सप्लाई आवृत्ति के बराबर होगी। जब तक रोटर रुका हुआ है तो रोटर ईएमएफ की आवृत्ति, रोटर धारा की आवृत्ति दोनों किसके बराबर रहेंगे? सप्लाई आवृत्ति के बराबर होंगे, ठीक ट्रांसफार्मर की तरह एग्जैक्ट। आगे समझ में? तो स्टार्टिंग अवस्था पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग अवस्था। तो स्टार्टिंग में तो रोटर रुका ही रहेगा, तो उस समय रोटर करंट की आवृत्ति किसके बराबर है? आपको पूछा क्वेश्चन कि स्टार्टिंग के समय में, या उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन में, रोटर करंट की आवृत्ति किसके बराबर होती है? तो क्या जवाब दोगे? तो सप्लाई आवृत्ति के बराबर। यदि बोला कि आपको एक 3 फेज प्रेरण मोटर 400 वोल्ट 4 पोल की मोटर को 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा गया है, तो स्थिर अवस्था में रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होगी? या स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होगी? तो जितनी आवृत्ति की सप्लाई थी उतनी आवृत्ति होगी। अभी वो समझ में? तो अभी जो पढ़ रहे हैं ना उस पर ध्यान रखो कि स्थिर अवस्था में, कौन सी अवस्था पढ़ रहे हो? स्थिर। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चीजें आ जाएंगी, तो अभी जो पढ़ रहे हो स्थिर अवस्था, उस पर मुख्य रूप से ध्यान दो। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या होता है? ये प्रेरण मोटर है। प्रेरण मोटर है तो प्रेरण मोटर के रोटर में जो प्रतिघात होगा, रिएक्टेंस होगा, वो कौन सा होगा? संधारित्र प्रतिघात होगा या प्रेरणित प्रतिघात होगा? प्रेरण मोटर है तो प्रेरणित प्रतिघात होगा। ठीक है ना? जहां संधारित्र होता है वहां संधारित्र प्रतिघात होता है, जहां कुंडलियां होती हैं वहां पे क्या होता है? प्रेरणित प्रतिघात होता है। तो इसके रोटर में क्या करते हो? वाइंडिंग करते हो, तो इसमें क्या होगा? प्रेरणित प्रतिघात होगा। ठीक है, तो जब रोटर में प्रेरणित प्रतिघात होगा तो प्रेरणित प्रतिघात का क्या सूत्र पढ़ते हो? 2πfl। ठीक, तो ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे। और स्टार्टिंग के समय में रोटर करंट की आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। किसके बराबर होती है? सप्लाई आवृत्ति के। तो इसलिए इसका मान भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय रोटर में प्रेरित ईएमएफ, रोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति और रोटर का जो प्रतिघात होता है, इन सभी का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। आगे बात समझ में? तो इसी को अपन यहां पे नोट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग को ही क्या बोलता है? स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो स्टार्टिंग को ही क्या बोलेगा? स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान रोटर में प्रेरित ईएमएफ का मान रोटर प्रतिघात का मान व रोटर धारा की आवृत्ति का मान
आदि सभी सबसे अधिक होते हैं, तो सबसे अधिक होते हैं। तो इनको हम व्यक्त कैसे करते हैं, इसको दर्शाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो अब इसको यहां पे हमको यदि दर्शाना है, हमको यदि इसको व्यक्त करना है, तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे। तो उसको यहां पे देखते हैं कि इसको दर्शाया कैसे जाता है। तो यहां पे स्थिर अवस्था में रोटर ईएमएफ प्रति फेज, समझ में क्या लिखा है, स्थिर अवस्था में रोटर ईएमएफ प्रति फेज, इसको किस तरह दर्शाया जाता है, E2। इसको किस तरह दर्शाते हैं, E2। E2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। हमने पढ़ा था ना, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज को किस दर्शाते हैं, E2 से दर्शाते हैं। तो स्थिर अवस्था में रोटर ईएमएफ प्रति फेज को किस दर्शा देंगे, यहाँ पे E2 से दर्शा देंगे, ठीक। दूसरा यहां पे स्थिर अवस्था में रोटर प्रतिघात, प्रतिघात को क्या बोलते हो इंग्लिश में, रिएक्टेंस प्रति फेज, तो इसको हम किससे दर्शा देंगे, यहाँ पे X2 से दर्शा देंगे, इसको X2 से दर्शाया जाता है। और दूसरा स्थिर अवस्था में रोटर धारा की आवृत्ति, तो इसको हम F से ही दर्शा रहे हैं क्योंकि ये किसके बराबर होती है, सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। तो बराबर होती है ये सप्लाई आवृत्ति। तो एकदम याद रखिए दोस्तों कि स्थिर अवस्था में रोटर धारा की आवृत्ति किसके बराबर होती है, सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। तो समझ में आया सबको ये। अब रनिंग अवस्था में क्या होगा, तो रनिंग अवस्था में ये सभी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। तो रनिंग अवस्था में इसको देखते हैं, ये सभी घटक जो हैं, ये सभी कारक जो हैं रनिंग अवस्था में क्या हो जाए। तो अब हम आपको बोलेंगे कि रनिंग अवस्था में रोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति या रोटर धारा की आवृत्ति भी बोल सकते हो, रोटर ईएमएफ व रोटर प्रतिघात यानी रोटर रिएक्टेंस। तो इन सभी का जो मान है ना, अब रनिंग अवस्था में क्या हो जाएगा। तो जब रनिंग अवस्था होती है तो क्या होता है, तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे रनिंग अवस्था में कि ये हमारी
मोटर का स्टेटर, ये रोटर है, ये इसके चालक है। अब इसके स्टेटर को हमने क्या दिया हुआ है, सप्लाई दी हुई है। अब यहाँ पे फ्लक्स चल रही है तुल्यकालिक गति में और रोटर भी उसी दिशा में घूम रहा है, तो दोनों घूम रहे हैं। तो यदि फ्लक्स जो है वो 1000 आरपीएम पे घूम रही है, ठीक, और रोटर जो है 960 आरपीएम पे घूम रहा है, तो दोनों की सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 40 आरपीएम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कि फ्लक्स जो है इस दिशा में से चल रही है 1000 आरपीएम से और रोटर भी उसी दिशा में 960 आरपीएम से, तो दोनों की सापेक्ष गति क्या होगी, तो दोनों का अंतर, ठीक। तो जब हमने पहले पढ़ा इसके, तो पहले क्या पढ़े थे कि रोटर की गति क्या होती थी, 0 स्थिर अवस्था में, तो सापेक्ष गति कितनी थी, 1000 आरपीएम। तो स्थिर अवस्था में सापेक्ष गति ज्यादा होती है और रनिंग अवस्था में सापेक्ष गति क्या होती है, घट जाती है। तो इसके कारण अब रोटर में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो भी कम हो जाएंगी, यानी कि रोटर की ईएमएफ भी कम हो जाएगी, रोटर की करंट की आवृत्ति भी कम हो जाएगी और रोटर का प्रतिघात भी कम हो जाएगा। तो अब ये सब किस पर निर्भर करेंगे, इस सापेक्ष गति पर निर्भर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड पर यहाँ पे निर्भर करते हैं और उस रिलेटिव स्पीड को ही क्या बोला जाता है, स्लिप स्पीड बोलते हैं। तो स्लिप स्पीड पर निर्भर करते हैं, यानी कि स्लिप पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो रनिंग अवस्था में रोटर में जितनी भी घटनाएं हैं वो अब किस पर निर्भर करेंगे, रेजिस्टेंस को छोड़कर। रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रेजिस्टेंस जितना स्टार्टिंग में उतना ही रनिंग में, क्योंकि रेजिस्टेंस पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि रनिंग अवस्था में रेजिस्टेंस को छोड़कर, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को, तो रोटर प्रतिरोध को छोड़कर, इसको छोड़ दीजिए, रोटर के सभी घटक या पैरामीटर या अवयव स्लिप पर निर्भर करते हैं, स्लिप पर निर्भर करते हैं। तो समझ में आ गया, अब सभी किस पर निर्भर कर रहे हैं, यहाँ पे स्लिप पर निर्भर कर रहे हैं। तो जैसे हम बोलेंगे कि रनिंग अवस्था में रोटर ईएमएफ प्रति फेज कितनी होगी, तो इसको हम ई आर से दर्शाते हैं। आर का मतलब क्या हो गया, रनिंग अवस्था। तो रनिंग अवस्था में रोटर ईएमएफ प्रति फेज जो है, इसको हम क्या बोलेंगे कि स्थिर अवस्था में कितनी थी, कितनी थी स्थिर अवस्था को ये बोले थे, तो इसको स्लिप से गुणा कर दो, ठीक। तो किस पर निर्भर करेगी, रनिंग अवस्था में जो स्थिर अवस्था में थी उसको किससे गुणा कर देंगे, स्लिप पर। तो रनिंग अवस्था में रोटर करंट की, रोटर की जो ईएमएफ है वो किस पर निर्भर करती है, स्लिप पर निर्भर करती है। इसी तरह से रनिंग अवस्था में रोटर प्रतिघात यानी रिएक्टेंस प्रति फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स आर। तो ये क्या होता है, स्लिप इंटू x2। तो स्थिर अवस्था में जो प्रतिघात था उसको स्लिप से गुणा कर देंगे,
रनिंग अवस्था में रोटर धारा की आवृत्ति, तो रोटर में जो धारा उत्पन्न होगी उसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्लिप इनटू सप्लाई आवृत्ति। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में रोटर में कितनी फ्रीक्वेंसी थी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो उसको भी किससे गुणा कर देंगे, तो सभी को हमको किससे गुणा कर देना है, यहाँ पे स्लिप से गुणा कर देना, केवल किसको छोड़कर, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पर स्लिप का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो रोटर रेजिस्टेंस को छोड़ दो और बाकी जितने सब हैं ईएमएफ, प्रतिघात, आवृत्ति, सभी किस पर निर्भर करते हैं, स्लिप पर निर्भर करते हैं। आगे समझ में। तो यदि इसमें से क्वेश्चन पूछा ऐसे, ठीक है, कि 3 फेज प्रेरण मोटर की सप्लाई आवृत्ति, तो 3 फेज प्रेरण मोटर की सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज व स्लिप 4% है, तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो यदि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा तो हम क्या जवाब देंगे इसका, इसको जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं दोगे, देना पड़ेगा। तो क्या जवाब देना इसको आप पसंद करोगे? तो इसको हम बोलेंगे कि भाई रोटर धारा की आवृत्ति चाहिए, लो बता देते हैं। तो रोटर धारा की आवृत्ति इसको बताएंगे, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। तो रोटर धारा की आवृत्ति इसको बताएंगे रनिंग अवस्था में क्या होगी, ठीक। अब ये प्रतिशत स्लिप है कि स्लिप है, ये प्रतिशत स्लिप है कि स्लिप है, प्रतिशत स्लिप है, और ये कौन सी स्लिप है, सामान्य स्लिप है। तो इसको हमको किसमें बदलना पड़ेगा, सामान्य स्लिप में। तो पहले सामान्य स्लिप निकालनी पड़ेगी, तो प्रतिशत स्लिप बटा क्या हो जाएगा, 100। समझ में आ गया। तो अब हम इसमें मान को रख देंगे, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, 4/100। सप्लाई आवृत्ति कितनी है, सप्लाई आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो इसको भाग दे दोगे, ठीक है। तो 50 से कितने बार जाएगा ये, 2 बार। 2 से कितने बार जाएगा ये, 2 बार। तो रोटर धारा की आवृत्ति कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई। तो क्या समझ में आया, तो समझ में आया कि जब रोटर रुका हुआ रहता है तो 50 हर्ट्ज दिए तो 50 हर्ट्ज था, लेकिन जब रोटर घूमने लग गया, ठीक है, तो रोटर धारा में आवृत्ति क्या हो गई, अब घट गई। तो कितनी घट गई, 25 गुना कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो जब आवृत्ति कम होगी तो प्रतिघात भी कम हो जाता है। आ गई बस में क्या चीज, यदि बोल रहा है 4% स्लिप है, 4% स्लिप कब होती है, अभी लिखे थे ना। यदि आपको बोल रहा है कि जब मोटर कार्य कर रही होती है तो स्लिप का मान क्या होता है, 0 से ज्यादा, 1 से कम। तो क्या आपकी स्लिप 0 है, क्या आपकी स्लिप 1 है, दोनों के बीच में है, मतलब मोटर क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो कौन सी अवस्था आ गई, रनिंग अवस्था आ गई। और इस तरह से लिखा है तो हमको पता है ना कितनी होती है, ये सूत्र है, उस सूत्र को रख देंगे वहां पे, ठीक। अब इसी के आधार पे अपन देखेंगे न्यूमेरिकल, कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
तो चलिए अब यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि आपको बोला गया यहां पे सिंपल कि 3 फेज 4 पोल प्रेरण मोटर को 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई देने पर एक स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया आपको, बोला कि 3 फेज 4 पोल प्रेरण मोटर को 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे तो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी। तो क्या होगी स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति, बताओ भाई। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति को क्या बोलते हैं। तो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति को क्या बोलते हैं। तुल्यकालिक गति। लिखे थे ना कल कि स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति में घूमता है, उस गति को क्या बोला जाता है, तुल्यकालिक गति बोलते हैं। तो यदि आपको बोल रहा है कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी तो क्या निकालोगे आप, तो तुल्यकालिक गति निकालोगे। तो हमें पता है कि स्टेटर, क्या पता है हमें कि स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र तुल्यकालिक गति पर कार्य करता है। तो ये हमें पता है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तुल्यकालिक गति निकालेंगे। और तुल्यकालिक गति का सूत्र सबको पता है, कई बार पढ़ चुके हो इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 120 सप्लाई आवृत्ति और ध्रुवों की संख्या। तो इससे भाग दे दो, 4 3 12, ठीक। तो कितना आरपीएम हो जाएगा ये, 1500 आरपीएम। आरपीएम यानी चक्र प्रति मिनट। ठीक है, समझ में आया। राकेश, नितिन, वेरी गुड दोनों, वेरी गुड सबको वेरी गुड। जितेंद्र, कुशवाहा, तो समझ में आया ये। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़ने से ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन यहां पे इस प्रकार से है दोस्तों, कि 3 फेज प्रेरण मोटर थ्री फेज प्रेरण मोटर की स्टेटर
वाइंडिंग में 3 स्लॉट, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं फिर हिंदी में लिख दूंगा, 3 स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 खांचे प्रति ध्रुव, प्रति कला या प्रति फेज हैं। तो स्टेटर के ध्रुवों की संख्या क्या होगी। तो क्या निकालने के लिए बोला है आपको यहां पे कि स्टेटर के ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, यहां पे बहुत ही छोटा सा सूत्र है। कि स्टेटर के ध्रुवों की संख्या, स्टेटर के ध्रुवों की संख्या, तो ध्रुव को किस दर्शाते हैं, पी से। पी यानी होता है पोल, पोल यानी होते हैं ध्रुव, बराबर होता है 2n। क्या लिखते हैं, बराबर 2n। जहां पर n क्या है, तो जहां पर n है ध्रुव, सॉरी खांचे प्रति ध्रुव प्रति कला। ठीक, तो यहां पे कितने खांचे दिए हुए हैं, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 ध्रुव। तो स्टेटर में जो वाइंडिंग है उसमें कितने ध्रुव होंगे, वहां पे 6 ध्रुव आ जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं यहां पे। तो क्वेश्चन यहां पे है कि 3 फेज 4 ध्रुव 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप क्या होगी यदि मोटर की गति 1440 आरपीएम है। ठीक, तो क्या दे दिया आपको, मोटर की गति दे दिया, और क्या निकालने बोल रहा है, स्लिप। तो निकाल सकते हैं, निकाल के बताओ क्या होगी, सभी बताओ दोस्तों, आंसर कमेंट करो। कौन कौन दोस्त जुड़ा हुआ है, शिवम, धर्मेंद्र, राज, शैलेंद्र, जितेंद्र, नितिन, रविंद्र, संदीप, सतीश, देवराम, सुनीता, राकेश, नीलेश एंड पुरुषोत्तम। ठीक है, सभी भाई अपने अपने आंसर कमेंट में डालें। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत, मेहनत का फल हमेशा क्या होता है, सबको पता है, मीठा ही होता है ना।
बहुत भीड़ है मार्केट में, बहुत भीड़ है, आगे निकलना है भीड़ से, भीड़ से आगे निकलना है। तो क्या निकालना है? मोटर की गति। तो मोटर की गति के लिए हमारे पास में सूत्र है, तो आप स्लिप निकाल लेंगे। तो स्लिप के लिए हमारे पास में यहाँ पे सूत्र है, तो ये स्लिप का सूत्र है यहाँ पे आपका NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो ध्रुव दिए हुए हैं, आवृत्ति दी हुई है, तो क्या निकाल लोगे इससे? NS, जो अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे पहले वाले क्वेश्चन में कि 120 F अपॉन P। तो ये हो गया 120 सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा ध्रुवों की संख्या। तो कितना आ जाएगा ये? 1500 आरपीएम ना, निकाले थे ना। तो ये आ गया आपके पास में 1500 आरपीएम। ठीक, अब क्या निकाल लोगे? स्लिप। तो इस मान को रख दो यहाँ पे कि यह है 1500 आरपीएम। ये क्या दिया हुआ है आपको? मोटर की गति। तो मोटर की गति में कौन घूमता है? रोटर ही तो घूमता है, तो रोटर की गति आ जाएगी 1440 और बट्टा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1500। तो इसको हल कर लोगे तो 60 बटा कितना आ जाएगा? 1500। ठीक, तो 15 एकम 15, 15 शून्यम शून्य, 15 चौके 60, तो 4 बटा क्या आ जाएगा? 100। तो स्लिप कितनी आएगी? 0.04। तो कितने शून्य है? 2 शून्य है। ठीक, तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, 1 अंक शून्य लगाना पड़ेगा, 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। आ गई समझ? तो ये आपकी आ गई स्लिप, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सब नोट कर लिए दोस्तों? ठीक, वेरी गुड। कौन कौन बना लिया है? शिवम, जितेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे है कि 3 फेज 6 पोल। अब पोल की संख्या कितनी है? 6। पोल को ध्रुव लिख देते हैं हिंदी। 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट प्रेरण मोटर 6% स्लिप पर कार्य करती है। तो 6% स्लिप पर ये कार्य करती है। सॉरी। तो रोटर की गति व रोटर धारा की आवृत्ति ज्ञात करो। तो समझ में आया? तो रोटर की गति, रोटर धारा की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? यहाँ पे सिंक्रोनस गति निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? यहाँ पे सिंक्रोनस गति। तो 120 F बटा P। तो 120 सप्लाई है 50, ध्रुवों की संख्या है 6, तो 6 दूनी 12,
और 5 दूनी 10, तो 1000 आरपीएम आपके पास में ये आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक, तो गति निकालनी है। तो आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हो, ठीक। तो क्या लिख दोगे, NS माइनस NR बटा NS और गुणित क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो हमको क्या दिया हुआ है, देखो प्रतिशत स्लिप दिया है ना, तो यहाँ पे रख दो। NS आपको पता चल गया, यहाँ पे रख दो। NR आपको निकालना है, यहाँ पे रख दो, और इसको यहाँ पे ऐसा गुणा करो। तो ये जीरो कट जाएंगे आपस में, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 1500 माइनस NR हो जाएगा। तो NR की वैल्यू 6 है ना, ये 1000 में 1500 रख दिया यहाँ पे, 1000 पहले वाला रख दिया, मेरे को पहले वाला याद आ रहा था है। चलो तो ये कितना है 1000, तो 1000 है ये, तो और आसान हो गया। तो 1000 है तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा ये 910। 15, अच्छा ये 60 होगा ना, ये मैं 90 वाला पहले वाला गुणा रखा हूं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा ये 940 आ जाएगा। फिर प्रतिशत डाल दिया यहाँ पे, आरपीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया, तो 1000 आरपीएम यहाँ रख दोगे, इस तरह से बना लोगे या, ठीक। 100 को इससे काट देंगे, 1 0 2 0 गुणा है ना, तो इससे कट जाएगा वो, समझ में आया? या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा सूत्र है ये, तो इसको हम दूसरे सूत्र से भी बना सकते हैं। इस सूत्र से बना सकते हो, NR इज इक्वल टू NS और 1 माइनस स्लिप, ठीक। तो यहां पे हम देखेंगे कि NS का मान कितना आया है 1000, स्लिप इसका मान कितना आ जाएगा, तो 6/100, तो कितना लिखोगे 0.06, तो 0.06, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 और गुणित 0.94, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 940 आरपीएम। दूसरा क्या निकालना है, रोटर धारा की आवृत्ति निकालनी है। तो रोटर धारा की आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, आपको निकालना है FR। तो ये क्या होता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप कितनी है, ये निकालें 0.06, तो 0.06 और गुणित फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3 हर्ट्ज आ जाएगा। तो रोटर धारा की आवृत्ति कितनी आएगी यहाँ पे 3 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये आपको बनाने आने चाहिए। अब इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न है, लेकिन उसको हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है ना, तो अगली क्लास में और प्रश्न करेंगे और आगे जो भी है उसको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आया दोस्तों? तो रोज आओ क्लास, कंटिन्यू आओ क्लास, है ना, जिससे चीजें आपको समझ में आएंगी।